नमस्कार। आज सुनते हैं ऑटो अकूस्टिक इमिशन क्या होता है। नहीं, आज सुनते हैं ऑटो अकूस्टिक इमिशन क्यों होता है। पहला और एक कॉन्सेप्ट जिसे समझ लेना बहुत ज़रूरी है वो है रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट। रेजोनेंस यानी कि अमूमन हम लोग सुने होंगे कि अगर एक खास ऐसी आवाज़ निकाली जाए जो कि किसी एक दूसरे वस्तु के इंटरनल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाए तो वो वस्तु तेज़ तेज़ प्रतिकंपित होने लगती है और टूट जाती है। तो स्पीकर में ज़रूरी नहीं कि ज़ोर की आवाज़ हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अगर इसमें से निकले तो इस गिलास को तोड़ दिया जाएगा। वैसे ही हमने सुना है कि मियाँ तानसेन जब गाना गाते थे तो आसपास के दिए जल उठते थे, क्योंकि मियाँ तानसेन को ये पता था कि दिए की बाती की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, और उसी तरह वो गाना गाते थे कि दिया जल जाए। इस तरह रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के चलते क्या होता है, कान के अंदर जाने वाली आवाज़ एक तरंग उठाती है अंदर के कान में, और वो तरंग उसी जगह उठती है जहाँ का वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ आप देख रहे हैं ये बेसिलर मेम्ब्रेन है। इस बेसिलर मेम्ब्रेन, ये बेसिलर मेम्ब्रेन कैसा है? टोनोटॉपिक, TONOTOPICALY, टोनोटॉपिकली अरेंज है। टोनोटॉपिकली अरेंज मतलब क्या होता है? ये इसके फ्रीक्वेंसी 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 है। नीचे की तरफ ये या जहाँ से शुरू होती है पतली होती है और इधर चौड़ी होती है। इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी जितने होते हैं आगे की तरफ तरंग उठाएंगे और हाई फ्रीक्वेंसी नीचे की तरफ तरंग उठाएंगे। तो हाई फ्रीक्वेंसी अगर आए तो यहाँ एक तरंग उठाएगी, मान लीजिए यहाँ पे एक इस तरह का आवाज़ हुआ तो वो यहाँ तरंग उठाएगी, जबकि ऐसा आवाज़ हो तो आगे तरंग उठाएगी। इसका मतलब टोनोटॉपिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया इसका। और जहाँ भी उस आवाज़ की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वहाँ एक वो वेव उठाएगी। आगे अगर आप देखें तो इस चित्र में वही चीज़ विस्तार में बताया गया है कि ये हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन है, और आप देख सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी आगे की तरफ कोडेड है 25 हर्ट्ज़, और हाई फ्रीक्वेंसी 1600 हर्ट्ज़ इस तरफ कोडेड है। तो बेस की तरफ हो गए हाई फ्रीक्वेंसी, आगे की तरफ हो गए लो फ्रीक्वेंसी, बेसिलर मेम्ब्रेन हो गया वाइडर। इसी को बोलते हैं टोनोटॉपिक ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कान के अंदर कैसे होता समझ में आ गया। बाहर से आने वाली कोई भी आवाज़ अगर वो लो फ्रीक्वेंसी है तो आगे की तरफ एक तरंग उठाएगी, और हाई फ्रीक्वेंसी अगर है तो नीचे की तरफ एक तरंग उठाएगी, क्योंकि बेसलाइन मेम्ब्रेन का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अलग अलग जगह में अलग अलग है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 किलो हर्ट्ज तक सुन लेते हैं तो समझ लीजिए अगर 1 मिलीमीटर के ऊपर भी अगर हम 1 हर्ट्ज की आवाज़ सुनते हैं तो लगभग हमें कितना 20,000 मिलीमीटर बनाना पड़ेगा। 20,000 मिलीमीटर यानी कि कितना 2,000 सेंटीमीटर। 2,000 सेंटीमीटर यानी कि कितना 20 मीटर। एक आदमी 1.5 मीटर का होता है, यानी कि लगभग 15 आदमियों को अगर लाइन से सुलाया जाए तो बेसिलर मेम्ब्रेन उतना लंबा होना चाहिए ताकि वो इस वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को सुन ले। लेकिन ऐसा होता नहीं ना। एक मटर के दाने के अंदर होता सारा का सारा कान, मटर के दाने के अंदर ही होता सारा का सारा कान, यानी कि खेल कुछ और भी होता होगा। ये वही कॉकलिया का फिगर है जिसमें कि दिखाया जा रहा है किस तरह से टोनोटॉपिकली ऑर्गेनाइज्ड है। खैर ये होता है कि अगर हम देखें तो इनर ईयर के अंदर ये रहा हमारा स्ट्रक्चर। इनर ईयर के अंदर अगर हम देखें तो हमारा बेसिलर मेम्ब्रेन यहाँ रहा जिसके बारे में बोला जा रहा था अभी ये, और इसके ऊपर होता है स्केला मीडिया। ये रहा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ और ये रहा बेसिलर मेम्ब्रेन। यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइटम है वो है स्ट्राया वैस्कुलरिस। ये क्या करता है, इस स्केला मीडिया के अंदर एक +80 मिली वोल्ट का करंट बनाए रखता है बैटरी के जैसा। और सेल के अंदर फिर कितना रह गया, सेल के अंदर -50 मिली वोल्ट का करंट रहता है। ये याद रखें आप, क्योंकि इसी के ऊपर सारा का सारा खेल चलेगा आगे। जब भी एक आवाज़ होती है तो एक तरंग पैदा होगी इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर। समझ लीजिए यही तरंग पैदा हो गई। तरंग अगर यहाँ पैदा हो गई तो पहले क्या होगा, ये चूँकि हमारा टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर बैठा हुआ है, और आउटर हेयर सेल के जितने भी स्टीरियोसिलिया हैं इसके अंदर धंसे हुए हैं, इनमें एक तनाव होगा इस तरंग के हिसाब से। या तो वो तनाव बाईं तरफ होगा या तो दाहिनी तरफ होगा। इन दोनों में फ़र्क पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है? फ़र्क ये पड़ जाता है कि हमारे जो हेयर सेल्स हैं उसके ऊपर होते हैं ये स्टीरियोसिलिया, उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। स्टीरियोसिलिया जुड़े होते हैं एक दूसरे से, और इन जुड़ाव को क्या बोला जाता है, टिप लिंक। इन्हें टिप लिंक बोला जाता है। और ये जो लिंक होते हैं ये कुंडी है एक तरह से, ये दरवाज़ों से जुड़े होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मेट चैनल। ठीक, तो अगर ये टिप लिंक, अगर ये हेयर सेल्स, समझ लीजिए अगर ये हेयर सेल्स दाहिनी तरफ चले गए
और अगर ये हेयर सेल्स बाईं तरफ चले गए, दोनों में फ़र्क पड़ जाता है। अगर ये हेयर सेल्स दाहिनी तरफ चले गए, जिस तरह से यहाँ दिखाया जा रहा है, तो क्या होगा, ये टिप लिंक खिंच जाएंगे। चूँकि ये खिंच जाएंगे, ये दरवाजे खुल जाएंगे। चूँकि दरवाजे खुल जाएंगे, इनके अंदर पोटेशियम और कैल्शियम घुसना शुरू होगा। जैसे पोटेशियम और कैल्शियम इनके अंदर घुसना शुरू होगा, इनके अंदर का प्लस चार्जेस हैं ये सारे के सारे, इनके अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है -50 मिलीवोल्ट का, वो कम होना शुरू हो जाता है। और जैसे वो कम होना शुरू होता है, जिसे हम डीपोलराइज होना बोलते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, हमारा फायरिंग, नर्व फायरिंग तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वही चीज़ जो मैं बोला था, समझाया गया है। यहाँ ये बताया गया है कि अगर मेरी जो मूवमेंट है स्टीरियोसीलियास की, वो अगर दाहिनी तरफ हुई तो क्या होगा, ये टिप लिंक सबको खींचेंगे, मेट चैनल यहाँ खुल जाएंगे और बाहर का 80 मिलीवोल्ट पॉजिटिव अंदर जाएगा और यहाँ का जो 50 मिलीवोल्ट नेगेटिव है, इसको डीपोलराइज करेगा। जैसे डीपोलराइज करेगा, कैल्शियम आयंस भी इसके अंदर घुसना शुरू होते हैं और बड़े तेज़ी से एक्शन पोटेंशियल फायर होते हैं। देखिए आप कितनी तेज़ी से हो रहा है। यही चीज़ अगर उसके उल्टे तरफ गया तो फायर होना बंद हो जाएगा बिल्कुल भी। इस तरह जिस जगह रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, उस जगह ये जो हेयर सेल्स हैं वो बाएं दाएं होके उस आवाज़ को और ज़्यादा बड़ा करते हैं। थोड़ा विस्तार से समझने के लिए आप देखें, अगर यहाँ बताया गया ये आउटर हेयर सेल्स, इस आउटर हेयर सेल्स के ऊपर हो गए आपके सीलियास, ये सीलियास जुड़ गए हैं अब टिप लिंक के माध्यम से, और ये रहा मेड चैनल, ये हैं दरवाजे जिसे हम मेट चैनल, MET मेट चैनल बोलते हैं। ये जैसे दाहिने तरफ हुए, ये क्या किया इन्होंने, एक दूसरे को ये खींच देते हैं, जिससे क्या होता है, इनके दरवाजे खुल जाते हैं। इनके दरवाज़ों के खुलने से बाहर का जो पोटेशियम प्लस है वो बड़ी तेज़ी से अंदर की तरफ आता है और इस सेल को, जो कि -50 मिलीवोल्ट लगभग का है चार्ज में, इसे डीपोलराइज कर देता है। डीपोलराइज होने के चलते आसपास के कैल्शियम +2 आयन्स जो है वो भी अंदर आना शुरू करते हैं। जैसे ये आना शुरू करते हैं अंदर, जितने तेज़ी से आना शुरू करते हैं, वैसे वैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होना शुरू होते हैं और एक्शन पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो देखिए स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप से दिया हुआ, टिप लिंक स्ट्रेच। दूसरा, पोटेशियम enters the hair cell and depolarizes. Depolarizes opens the calcium 2 ions to enter in. Calcium 2 ions entry causes greater release of the neurotransmitters. More the neurotransmitters, higher is the rate of action potential and increase in the action potential. ये पहला इलेक्ट्रिकल चेंज। दूसरा, इन इलेक्ट्रिकल चेंजेस के चलते होना क्या शुरू होता है कि ये जो हेयर सेल्स हैं, इनके जो दीवार है वो प्रेस्टीन नाम के एक मॉलिक्यूल से बने होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। और ये प्रेस्टीन जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट खाता है, बड़ा छोटा होना शुरू होता है। यानी कि जो आउटर हेयर सेल्स हैं उनमें मोटिलिटी या मोबिलिटी आ जाता है। किन के चलते हैं? इलेक्ट्रिकल चेंजेस के चलते हैं। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिलिटी, ELECTRO, इलेक्ट्रो MOTILITY। और इलेक्ट्रोमोटिलिटी के चलते अब क्या हुआ, उस जगह जहाँ की ये वेव बना, मान लीजिए यहाँ ये वेव बना, इस जगह मूवमेंट काफ़ी तेज़ी हो जाती है और नंबर ऑफ नर्व फायरिंग बहुत बढ़ जाता है और यही आवाज़ ब्रेन की तरफ चली जाती है। यानी कि बेसलर मेम्ब्रेन के अंदर आने वाली जो आवाज़ है, उस आवाज़ के फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एक ख़ास जगह एक तरंग उठती है। उस ख़ास जगह तरंग उठने के चलते आउटर हेयर सेल्स के टिप लिंक्स एक दूसरे पे खिंचाव डालते हैं। अगर वो एक खास तरह की एक दिशा में जाएं और खिंचाव डालें तो आउटर हेयर सेल्स डीपोलराइज होते हैं और डीपोलराइज होने के चलते उनमें से नर्व फायरिंग होता है, जो कि नर्व इम्पल्स बन के आगे जाते हैं। जैसे ये नर्व इम्पल्स आगे जाते हैं हमें सुनाई देता है, प्लस यही तरंगें जो उठती हैं इस पानी के अंदर या फ्लूइड के अंदर, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ के, वो फिर बाहर की तरफ आना शुरू होती है। ये फ्लूइड, ये आवाज़ें बाहर की तरफ आना शुरू होती हैं, स्टिपिस में लगती हैं, स्टिपिस में लगते हुए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में आती हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट होती है और जैसे ये बाहर आती है इसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑटो अकूस्टिक इमिशन के हिसाब से। इस तरह ऑटो अकूस्टिक इमिशन पैदा होते हैं और इन्हें बड़े आसानी से रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये जो मान्यता है कि हम सिर्फ आवाज़ सुनते हैं या कान के अंदर आवाज़ जाती है, वो सही नहीं है। कान के अंदर से भी बाहर की तरफ आवाज़ आती है और इसे हम बोलते हैं ऑटो अकूस्टिक इमिशंस। ये इसलिए होती हैं क्योंकि कान के अंदर जाने वाली आवाज़ें एक तरंग पैदा करती हैं वेस्लर मेम्ब्रेन के ऊपर। ये तरंगें और एम्प्लीफाई हो जाती हैं आउटर हेयर सेल्स के मार्फत।
किस कारण? इलेक्ट्रोमोटिलिटी के कारण। चूंकि आउटर हेयर सेल इन तरंगों को एम्पलीफाई या बड़ा कर देता है, आउटर हेयर सेल को कॉक्लियर एम्पलीफायर भी बोला जाता है। और इसी कॉक्लियर एम्पलीफायर के चक्कर में कुछ आवाज़ें बाहर की तरफ, ईयरड में अगर आप देखें बाहर की तरफ आती हैं, जिन्हें कि रिकॉर्ड किया जा सकता है, और इन रिकॉर्डिंग को हम ऑटो अकूस्टिक इमिशंस बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी आपको। बहुत बहुत